नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बात कर रहे हैं छोटी सी आशा की, क्योंकि बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमण ने 17वां अपना बजट पेश किया और इस बजट के बाद सेंसेक्स के अगर हम देखें बात करें तो एकदम से गिरावट देखने को मिली। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राहुल बारडिया जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जबलपुर से जुड़े हैं। साथ ही साथ तेज कुलपाल सिंह पाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट भोपाल चैम्बर। और साथ ही साथ सिंघई संजय जैन सतना से प्रेसिडेंट जुड़े हुए हैं, जो कि प्रबुद्ध भारती मध्य प्रदेश से हैं। और आपको बता दें कि सुधीर सापरा भी जुड़े हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं ग्वालियर से। डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी राष्ट्रीय संयोजक है, रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी राहुल जी आपके पास, क्योंकि बजट का ऐलान हुआ, बजट में टैक्स की बात हुई और जैसे ही टैक्स की बात हुई सेंसेक्स बिल्कुल धड़ाम। सेंसेक्स धड़ाम का कारण था कि कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों उन्होंने रेट इंक्रीज कर दिए। बेसिकली किसी भी कंट्री को डेवलप करना है तो उसको कैपिटल की फंडिंग सोर्सेज बढ़ानी पड़ती है। जो आर्थिक सर्वे आया था कल, जो पेश किया गया था संसद में, उसमें ये कहा गया कि जो जीडीपी टू मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो है, इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन 136% ऑफ जीडीपी हो गया है। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये कहें कि हमारा भारतीय शेयर बाज़ार जो है ओवर वैल्यूड हो गया है। तो उस डर से बार बार ये खबरें सुनने को आ रही थी कि ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग में किसी तरीके के रोक आएंगे या स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन की कैटेगरी चेंज होगी वगैरह वगैरह। ऐसा बहुत सारे प्रयास बजट के पहले भी सेबी के द्वारा निर्णय लिए गए, सर्कुलर जारी किए गए, और उसी कदम में एक दिशा बजट में और बढ़ाई गई कि उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स को भी बढ़ाया। ये मार्केट के ग्रोथ के अगेंस्ट में है। मार्केट चाहती है कि टैक्स रेट्स कम हो जिससे वो आए, और जो वो छोटा छोटा प्रॉफिट कमा पाते हैं, आम निवेशकों की बात कर रहे हैं कि वो छोटा छोटा प्रॉफिट जो कमा पाते हैं उसमें उनको टैक्स कम लगे तो उनके हाथ में पैसा बचे। बट जैसे ही टैक्स बढ़ाएंगे तो हाथ में जो मिलने वाली कमाई है वो कम पे कम होती जाएगी। तो एक तरीके से बाजार ने इसको नकारात्मक लिया है, और ये तो वक्त बताएगा कि मार्केट का कैपिटलाइजेशन कम हुआ कि बढ़ा। जो सरकार की कोशिश है कि इसमें आम निवेशक स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन से दूर रहें, वो कितना सक्सेस होएगा ये सब कारगर ये पता नहीं, बट फिलहाल बाजार निराश है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बाजार में नाराजगी यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। और टैक्स पेयर्स, क्योंकि जिस तरह से ये सामने आया, टैक्स स्लैब को लेकर घोषणा की गई, ये कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स की चिंता बढ़ती हुई दिखाई दी है। सिंघई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिंघई संजय जैन जी। अगर बात की जाए इस टैक्स स्लैब के बाद, तो क्या हम इसे इस तरह से देखें कि क्योंकि आज के समय में हम देख रहे थे ज्यादातर लोग जो अपनी सेविंग्स है उन सेविंग्स के पैसे को निकालकर शेयर मार्केट में लगा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि ये टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है, इसके बाद शेयर मार्केट में लोगों का रुझान अब कम हो जाएगा, और रुझान को कम करने के मकसद से ये ऐलान किया गया। मुझे बहुत चिंता है कि सरकार की दिशा दृष्टि है कहाँ। क्योंकि दिक्कत ये हुई कि नया टैक्स रिजीम जब आया तो उसने पहले ही ये तय कर दिया कि जो अभी टैक्स के कारण फोर्स्ड सेविंग इस देश में थी, स्मॉल सेविंग, और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का, वो सब डिस्करेज होना शुरू हुई। और धीरे धीरे लोगों ने जब विचलन किया तो वो स्टॉक मार्केट की तरफ आना शुरू हुए, और उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के हिसाब से उस पैसे को जोड़ना शुरू किया। यहाँ एसटीटी पे भी बढ़ोतरी की, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टैक्स पे भी बढ़ोतरी की, उधर बचत के सारे रास्ते बंद कर दिए। ऐसी अवस्था में निश्चय है कि देश की बचत में बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन ये एक वो पक्ष है जो करदाता को बहुत ही प्रभावित करता है, बहुत दूर तक प्रभावित करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अपन देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए ये जरूरी था कि वो उस प्रकार की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए ताकि टैक्स के लिटिगेशन कम हो। जीएसटी 7 साल हो गए, लेकिन जीएसटी में रोज एक नया परिवर्तन आ रहा है, और लगभग 17,000 परिवर्तन हो गए जिनको ध्यान रखना अब किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल काम है। टैक्स रिजीम के लिए खुद ध्यान रखना मुश्किल काम है। दूसरी बात ये थी कि अगर सिंप्लीफिकेशन किया जाता, आपको एक मनोरंजक बात बताऊं कि जब गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है
और उस पर जो ब्याज देती है उसका जो दर है, और जो हमारा पैसा उसके पास जमा होता है उस पर जो ब्याज देती है उसका जो दर है, उसमें 1-1.5 का फर्क है। ऐसा क्यों है भाई? अगर मैं आपका पैसा चाहता हूं या आप मेरा पैसा चाहते हैं, बराबर ब्याज दीजिए। दूसरा, अगर आप ब्याज ले ही रहे हैं तो फिर उसको पेनाल्टी क्यों लगाना, जेल क्यों भेजना? एक अच्छा जो सिग्नल इससे मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा उसमें इन बातों का खास ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल जो एरर्स हैं वो करने का एक विचार निर्मला बहन जी ने रखा है। अभी इतनी जल्दी इसको पढ़ना संभव नहीं हुआ। हो सकता है जब इसको हम ध्यान से पढ़ें तो समझ आए कि उनका नियत या नीति क्या है। पर मुझे जो अभी तक इनका पुराना 10 साल का इतिहास लगता है, मुझे लगता नहीं कि निर्मला बहन जी अपने जो स्टाफ है उसका रिलायंस कम कर पा रही हैं, क्योंकि जो निरंकुश जो कर व्यवस्था है उसके कारण उसका भ्रष्टाचार का स्तर इतना ज्यादा है कि लिटिगेशन बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिएगा थोड़े साल बाद जीएसटी के जो मुकदमे होंगे वो देश के सिविल मुकदमों से भी ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे में उनको एड्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। जरूरत इस बात की है, जो विवाद से विश्वास योजना 2024 निर्मला बहन जी ला रही हैं, वो क्या छोटे करदाताओं के लिए है? हाल ये है राहुल जी, इसको हम मेरी आइडिया को सब्सक्राइब करेंगे कि आज अगर 2-3 हजार रुपए की पेनाल्टी या इंटरेस्ट का कोई अगर नोटिस आती है तो करदाता उस उलझन में नहीं पड़ना चाहता, उसको चुका देता है, भले वो सही क्यों ना हो। लेकिन ये बात उसको कहीं ना कहीं डिस्करेज करती है, और वो उसको भर तो देता है ले वो दाएं बाएं से उसकी प्रतिपूर्ति करता है। अगर इस देश में कर का एक अच्छा निजाम खड़ा करना है तो आपको कर व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, करदाता के विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, और करदाता को अपना जो है सहायक मानना पड़ेगा, अपना मित्र बनाना पड़ेगा। उसके लिए भी तो रिटायरमेंट के लिए कुछ सोचिए। जो व्यापारी 65 साल तक व्यापार करता है उसके बाद घर जाता है तो उसके पास क्या होता है जिंदा रहने के लिए? दुकान बंद, उसका जीवन बंद। तो करदाता के लिए जब तक ये सरकार कुछ अच्छा नहीं सोचेगी, ये योजनाएं आप बनाते रहिए, पैसा जुगाने के लिए आप वसूली करेंगे। करदाता शुद्ध मन से अगर पैसा नहीं देगा तो अशुद्ध मन से आया पैसा देश के विकास को कभी सुनिश्चित नहीं कर सकता। बिल्कुल, करदाताओं पर ही लगातार पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसको लेकर काफी धक्का देखने को मिला है कई युवाओं को, क्योंकि जिन्होंने अभी हाल में नौकरी शुरू की उनके चेहरे भी उदास हो गए। अब उन्हें टैक्स पेयर की श्रेणी में ला दिया गया। सुधीर सप्रा जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि करदाताओं पर ही हम लगातार बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम में लाने के बाद ही सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि लोग न्यू टैक्स रिजीम की ओर बढ़ें। लेकिन अब जिस तरह से इस टैक्स स्लैब का ऐलान किया गया है, कहीं ना कहीं न्यू टैक्स रिजीम की ओर लोगों का रुझान बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। नहीं लगता आपको ऐसा कि वित्त मंत्री को इसको लेकर कुछ सोचना चाहिए था? अगर न्यू टैक्स रिजीम की ओर लोगों को लुभाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ छूट देनी चाहिए थी। देखिए, मैं कभी भी ये बात नहीं समझ पाया कि ये सरकार देने में इतनी कंजूस क्यों है। चुनावों में तो हम कई लोक लुभावन योजनाएं देते हैं, मतलब इस नियत से देते हैं कि हमको वोट प्राप्त हो। लेकिन जो करदाता ईमानदारी से अपना कर देना चाह रहा है, अगर आप उस दायरे को बढ़ाना चाहें तो आप उसको अगर ठीक से रियायत देंगे तो निश्चित रूप से उस दायरे में और करदाता आएंगे। ऐसा नहीं है कि देश का नागरिक कर नहीं देना। देश के नागरिक की समस्या यह है कि कर के आप उसकी बहुत बड़ी राशि उससे ले लेते, इसलिए उसको तकलीफ ये होती है कि वो मेहनत से कमाता है, लेकिन आप उसको वो रियायत नहीं देते जो वास्तव में देनी पड़ती। और मुझे ये जैसे इस बजट में टूरिज्म के विकास की बात कहा उसको ग्लोबल लेवल पे हम लाएंगे। मुझे एक मध्य प्रदेश के निवासी होने के कारण सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मध्य प्रदेश में यूनेस्को की कई साइट्स हैं। मध्य प्रदेश में टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए ऐसे ऐसे स्थान हैं जो अंडर डेवलप्ड है। अगर उनके और राज्यों को आपने क्या दिया, हमको उससे कोई नाराजगी नहीं है, हम खुश हैं कि देश का विकास होगा जिस राज्यों के साथ। लेकिन मध्य प्रदेश को आपने ऐसा कुछ नहीं दिया कि आप उसको किसी एक टूरिज्म सर्किट में लाके किसी एक सर्किट को विकसित करने की बात करते। क्योंकि सिर्फ देखिए, जब टूरिज्म का विकास होता है तो उसके साथ साथ जो है सहायक रोजगार भी बढ़ते हैं। और सरकार अगर चाहती है, जब आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते तो सरकार अगर चाहती है कि युवाओं को और नौकरी मिले तो हमें इस प्रकार की चीजों को आगे बढ़ाना होगा जहां सहायक रोजगार उत्पन्न हो, हम आपके ऊपर निर्भर ना हो, हम स्वयं अपने ऊपर
निर्भर हो, स्वयं अब रोजगार करें और अपने और लोगों को भी रोजगार दे सके। तो एक मध्य प्रदेश के निवासी होने के नाते मैं इस टूरिज्म पॉलिसी में जो हूँ, सरकार की इस घोषणा से जो है मैं नाखुश हूँ। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। और क्योंकि अगर हम किसान को लेकर जो ऐलान है उसको हम समझें तो क्या माना जाए कि आखिर किसानों के बारे में कितना सोचा सरकार ने? देखिए, मेरा मानना है कि यह सरकार जो है किसानों से नाराज चल रही है, क्योंकि इनके तीनों कानून को वापस लेने में किसान आगे आए और कहीं न कहीं पिछले तीनों बजट जो उसके बाद के आए हैं तो उसमें वो दिखाई देता है। बातें तो हैं, लेकिन फंड जब देने की बात आती है तो मैं आंध्र प्रदेश और बिहार को जो इन्होंने पैकेज दिया है उतना अगर टोटल मिला लें, सारे उनका कॉरिडोर के लिए, बाढ़ के लिए, रोड के लिए, बिहार का पूरा जोड़ लीजिए, हमारा किसी से विरोध नहीं है। लेकिन सवाल उठता है 1 अरब 44 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए जो खेती है उसको आप क्या देते हैं? 70% जनसंख्या एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी यानी कृषि संबद्ध उद्यमों पे आश्रित है। सबसे ज्यादा रोजगार इस सेक्टर देता है, लेकिन आप इसको बजट का 4% देते हैं, जबकि कम से कम 15% दिया जाना चाहिए। एक हमारे देश में रेल है, एक लॉजिस्टिक सपोर्ट का है, रेल के अलावा हवाई जहाज भी है, बसें भी हैं। रेल के लिए आप अलग से बजट लाते हो। हम बार बार किसान संगठन कहते हैं कि खेती को फोकस में लाने के लिए आप अलग से बजट लाओ, लेकिन आज तक नहीं लाया। ये जताता है कि किसान और खेती, सरकार कोई भी हो, उसकी प्राथमिकता भी नहीं है, क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है। वोट देते समय हिंदू मुसलमान दलित वर्ण हो जाता है वो, और परेशानियां झेलते समय किसान रहता है। यही कारण है कि एमएसपी की मांग पे न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे, अधिकतम नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसान अपने मेहनत का, पसीने का पैसा मांग रहा है। आपको बताऊं और आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो 1,52,52 हजार करोड़ घोषित किया गया है, सरकार की ही एक रिपोर्ट बताऊंगा कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाने के कारण किसानों का 5 लाख करोड़ हर साल नुकसान हो रहा है, हर साल। यानी 1.5 लाख करोड़ अभी आपने दे भी दिया तो भी 3.5 लाख करोड़ घाटे में है किसान। यही कारण है कि वो त्राही करके कभी बोलता है कर्जा माफ करो, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। क्या करे, मर रहे हैं, रोज एक किसान मर रहा है, एक जिले में, एक जिले की बात बता रहा हूं मैं। तो 400 जिले इस तरह से प्रभावित है। तो इसलिए क्या है कि जो लोग योजना बना रहे हैं उन्होंने धनिया भी नहीं उगाया, ना खेती की समझ है उनको, मेरा मानना है, ना किसान संगठनों के साथ बैठ के वो एमएसपी घोषित करते हैं, ना उनके साथ मिल बैठ के योजना बनाते हैं। जो मेन स्टेक होल्डर है उससे आप चर्चा ही नहीं करते। जबकि बजट बनाने के पहले आप देखते होंगे CII है, एसोचेम है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जितने भी व्यापारी संगठन हैं उनके साथ बैठ के आप तय करते हो कि क्या नीतियां होंगी और क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या कभी किसान संगठनों के साथ बजट बनाने के पहले आप देश के स्टेक होल्डर को शामिल करते हैं? तो करते भी हैं तो कभी कभार जो पार्टी शासन में रहती है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, उसके जो अनुषंगी किसान दल है, उनके जेबी किसान संगठन है, उनके तलवे चाटने वाले जो हैं, उनको 2-4 को बुला के आप पूरी कर लेते हो फॉर्मेलिटी। यही कारण है कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो है, पूरे देश में आप किसानों को भिखमंगे की तरह पेश करते हो। जब देखो तो वो कर्जा माफी मांगता है, जब देखो बिजली में छूट मांगता है। मैं बार बार कहता हूं कोई छूट मत दीजिए किसान को। मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक, अर्थशास्त्र का भी छात्र होने के कारण बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक आपके महत्वपूर्ण चैनल से बोलना चाहूंगा, किसान को सब्सिडी आप मत दीजिए। किसान को केवल उसके मेहनत का, लागत का वाजिब मूल्य, स्वामीनाथन का C2+F फार्मूला, जिससे माननीय मोदी की स्वयं इसके पैरोकार थे, एडवोकेट थे। जब गुजरात में वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इसकी एडवोकेसी की थी। यानी कि आप ये मानते हैं कि आज जो बजट पेश किया गया, पूर्णकालिक बजट, इसमें किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा गया? बेहद निराशाजनक है, मैं कहूंगा पेपरलेस नहीं है, होपलेस बजट है। होपलेस बजट है। चलिए, हमारे साथ तेजकुल पाल सिंह पाली जुड़ चुके हैं, क्योंकि भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट हैं, तो ये भी अच्छे से हमें समझा पाएंगे इस बजट को। क्या तेजकुल साहब, इस बजट को ऐसे माना जाए कि एक हाथ दिया गया, दूसरे हाथ से सब कुछ ले लिया गया? बजट घुमा फिरा के एक लॉलीपॉप है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक तो ये जो बिहार और आंध्र प्रदेश के ऊपर ये मेहरबानी करी है, क्यों करी है कि भाई क्योंकि वो पार्टियां उनके साथ मिल गई हैं और एनडीए में और सरकार बन गई है, तो उनके लिए प्रेशर बजट जी कहीं ना कहीं इसे प्रेशर बजट माना जा सकता है बिहार, जेडीयू और टीडीपी की तरफ से। नहीं, देखिए, आप बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जो कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश का वासी हूँ, इसलिए मैं मध्य प्रदेश के लिए बात करूंगा।
और इसमें आप बताइए कि सिर्फ ठीक है, ये तो सब चीजें सामने तब आएंगी कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है, युवा के लिए जो किया है, ये चीजें एकदम तो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। अब जैसे टैक्स स्लैब को ले लीजिए, टैक्स स्लैब के अंदर क्या किया उन्होंने, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया। पहले टैक्स स्लैब 3 होते थे, 10, 20 और 30। अब इन्होंने 2 और स्लैब बढ़ा दिए, उसके अंदर 5% का और 15% का स्लैब बढ़ा दिया है। अब 0 से 3 लाख तक का नील कर दिया है, 3 से 7 का 5% कर दिया है, 7 से 10 का 10% कर दिया है, 10 से 12 का 15 कर दिया है, 12 से 15 में 20 और 15 से ऊपर तो 30 है ही है। इसके अंदर जो नया है 3 से 7 के अंदर 5% पहले स्लैब था ही नहीं, तो कैपेसिटी कम कर दी ना, मतलब कम इनकम पे इनको टैक्स लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल। अब पहले 10 से 15 तक का स्लैब था, उसके अंदर 10 से 12 का डाल के उसको 15% कर दिया। तो ये तो टैक्स पेयर पे ये तो भार बढ़ा है, कम तो नहीं हुआ नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर टैक्स पेयर्स पर भार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। राहुल बाडिया जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि आप जैसा कि कह रहे थे कि इसे नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास वर्ग के जो लोग हैं उन पर बोझ बढ़ाई जा रही है। एक रिपोर्ट आई थी जनवरी के महीने में जिसमें ये बताया गया था कि जो भारत की आबादी है उसमें 31% लोग जो हैं वो मिडिल क्लास से वर्ग से आते हैं। 2031 तक ये आंकड़ा बढ़ के 38% हो जाएगा और 2047 तक ये आंकड़ा बढ़ के 60% हो जाएगा। जिस तरह से ये बजट सामने आ रहा है 60% पहुंचने में मुझे लग रहा है कि ये बहुत और जल्दी होने वाला है। 47 की जगह ये बल्कि 35 तक में ही हो जाएगा 60%। फायदा बिल्कुल नहीं है बजट। देखिए, मिडिल क्लास हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल समझना जरूरी हो। जी जी राहुल जी। मिडिल क्लास इंडिया में बढ़ता जा रहा है। आप ही ने ठीक बोला कि वो हर साल इंक्रीज होता जाएगा और 60% पे भी पहुंच जाएगा। बट मिडिल क्लास वो परिवार हैं जो सिर्फ देते हैं, इनको बदले में मिलता नहीं है। किसान की तरफ हमारी अपेक्षा है क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं और उनकी इस इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। कॉरपोरेट टैक्सेशन में जैसे इंटरनेशनल कंपनीज के टैक्स रेट को इस बार कम किया गया, 40 से 35% कर दिया। बट जो मिडिल क्लास है, जो मेन कंज्यूमर्स है, जिससे पूरा बाजार अट्रैक्ट होके, दुनिया अट्रैक्ट होके इंडिया आ रही है और उसको उससे सिर्फ लिया जाता है, उसको कुछ बदले में मिलता नहीं है। चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, उसकी जेब से बाहर जा रहा है। उसके लिए कुछ छोटी छोटी अच्छी बातें हैं कि स्किल डेवलपमेंट है, बच्चे अगर नए नौकरी में आए तो चलिए थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट पुश हुआ है। बट ये सारी बातों का एक्चुअल एग्जीक्यूशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होंगे, नए एमएसएमई, नए सेक्टर्स में ग्रोथ आएगी, बट वो होते होते टाइम लगेगा। और बट उसके हाथ से पैसा तो आज ही से जा रहा है, आज ही से जा रहा है और उसको अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से परिवार चलाना आसान नहीं है। तो इस सेक्टर जो कि जिसके ऊपर बाजार पूरा निर्भर है, कंजम्पशन पूरा इन पे निर्भर है, तो इनके हाथ में अगर डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बढ़े, अगर गवर्नमेंट इस विचार को करे, मैं भी सिंघई साहब से कॉन्कर करता हूं कि सेविंग्स को डिसइंटेंसिफाइज कर रहा जा रहा है। लोग मार्केट की तरफ जा रहे हैं, वहां पे चेक लगा रहे हैं। लोग अब पॉलिसीज और ये सब कम कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का तरफ से जो बेनिफिट मिलना था वो कम हो रहा है। तो सेविंग की दर कम हो रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर के लिए उसके पास इनकम भी नहीं बढ़ रही है। तो लोन लेने के अलावा और उस चक्रव्यूह में फंसने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा। तो अगर हिंदुस्तान को हमको एक डेवलप्ड राष्ट्र की तरफ ले जाना है तेजी से, तो हमारा मिडिल क्लास बहुत ही सशक्त होना चाहिए और जल्द होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़े प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे। इम्प्लीमेंटेशन जो है स्कीम्स का, उसको और फास्ट करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। संजय सिंघाई जी, क्योंकि जैसा कि अभी राहुल जी ने बताया, कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास वर्ग के लोग हैं उन्हें सशक्त करने की ज़रूरत है। और बजट देखने के बाद आने वाले समय में आखिर ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए सरकार को कि मिडिल क्लास वर्ग वालों के लिए कुछ खुशखबरी हो, उनके भी चेहरे खिलें कमर टूटने के बजाय। जी, ये जो बजट है ना, ये थोड़ा सा गूढ़ बजट बना दिया है निर्मला बहन जी ने।
इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा। अस्मिता जी, अगर आप ध्यान से देखें तो महिलाओं और युवाओं पर बहुत जोर इस बजट में दिया गया है। जो हमारे कृषक प्रतिनिधि बैठे हैं उनका नाराजगी अपनी जगह जायज है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा थ्रस्ट बदला है। अब कृषि से बदल करके वो युवा और महिलाओं पे हुआ है। तो ये परिणाम लाते लाते समय लगेगा। ये होम्योपैथिक बजट है, इसका असर आते आते आएगा। ये एलोपैथिक बजट नहीं है कि तत्काल आया और आप खुश हो गए। आप देखेंगे, अगर इस बजट को ध्यान से देखेंगे तो लगभग 3 महीने बाद स्टॉक मार्केट की स्थिति बदलेगी। जब तक ये शॉक से इन्वेस्टर रिकवर हो जाएगा। देखिए, स्टॉक में अगर एक्सचेंज में कोई कमाता है तो उसको पैसा देने में कोई बहुत ऐतराज होता नहीं है, लेकिन जब आप उससे चौतरफा वसूली शुरू कर देते हैं, एसटीटी में भी वसूली आपने शुरू कर दी, लॉन्ग टर्म में भी, शॉर्ट टर्म में भी, तो थोड़ी देर के लिए इन्वेस्टर डिस्करेज होगा। लेकिन चूंकि आपने उसके लिए रास्ता नहीं छोड़ा है तो उसको उस गेट से तो निकलना ही पड़ेगा और उस गेट का जो भी शुल्क होगा वो चुकाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके फायदे होने वाले हैं। जो मिडिल क्लास के लिए बात की, एक जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, अब ये मिडिल क्लास तक पहुंचेगी। ये बहुत अच्छा संदेश है। दूसरा, मुद्रा लोन जो 10 लाख का 20 लाख कर दिया, ये भी मिडिल क्लास के लिए ही है, क्योंकि छोटे लोन, जब आप छोटे छोटे लोन देंगे, जो असंगठित श्रम शक्ति है, जब तक उसका नियोजन नहीं होता तो शहरों में जो है नियोजन बढ़ेगा नहीं। सरकार सीधा कितना नौकरी देगी, कितने भी वायदे। लेकिन संजय जी, लोन लेंगे, लोन अच्छी चीज है, इससे देश का विकास और बढ़ेगा, लेकिन हर समय सिर्फ लोन पर ही जीना ये कहीं ना कहीं घातक नहीं साबित होगा? नहीं अस्मिता जी, एक बात ध्यान से बताऊं आपको, क्योंकि अगर व्यक्ति जब जो नए हमारे युवा है ना, आज हम सबसे युवा देश है विश्व के, तो हमारी जो युवा शक्ति है उसका न्यूज, हमें उनको स्किल्ड बनाना है। हर आदमी अगर नौकरी की तरफ भागेगा तो कोई नौकरी देगा कौन? अगर सब नौकरी पाने वाले होंगे तो कोई नौकरी देने वाला भी तो बने। अगर वो 10 से 20 लाख रुपए से कोई रोजगार शुरू करता है तो एक नया युवा कम से कम 4 युवा को और नौकरी देता है। इस तरीके से चीजें बढ़ेंगी, बदलेंगी। एक और जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, इसको मैं बहुत क्रांतिकारी मान रहा हूँ। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में इसको पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता कि ये योजना कहीं ना कहीं कोई एक नया बेस तैयार कर रही है। एमएसएमई के लिए जो सेंट्रल गारंटी स्कीम बनाई जा रही है, अब होगा कि जो एमएसएमई में उद्यम लगाने की कोशिश करेगा तो उसको अपनी गारंटी के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। एक मामूली फीस लेकर के क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन कोई नया बनाया जाएगा, जो अभी निटी-ग्रिटी जब अपन बजट पढ़ेंगे तो सामने आएगा, और वो उसकी गारंटी लेगा। ऐसी अवस्था में लोन लेना सरल होगा, बैंक भी लोन देने में आगे आएंगे। होता यह है कि गवर्नमेंट योजना तो बना देती है लेकिन बैंक मैनेजर उसको भगा देता है। जब अब गारंटी लेना गवर्नमेंट शुरू करेगी तो छोटे उद्यमियों के लिए लोन लेना सरल होगा। एक और अच्छी बात जो हमारे कृषक मित्र हैं उनके लिए है, जो 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अलग से पैसा निकाला गया है, और 50 लाख नई नियुक्तियों के लिए जो है 3,000 रुपए मासिक देने का जो एक रकम है, जो अभी किसानों को एक सम्मान निधि मिलती थी, उसी स्थिति में नए नियोजकों को ये प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट की जो पोजीशन निरंतर बढ़ रही है। होता क्या है अस्मिता जी कि हम जब तक 10 करोड़ लोगों के लिए नियोजन की बात करते हैं, नए 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या नियोजन की तो कोई पद्धति है नहीं। तो इसलिए ये तो सुरसा का मुंह है, जैसे जैसे हम इलाज करेंगे वैसे वैसे वो बढ़ता रहेगा। इसलिए जो अब ये नई योजनाएं हैं जिसमें कि नियोजक नए पैदा किए जाएं, खुद भी नियोजित हो और 4 लोगों को और नियोजन दे, ऐसी अवस्था जब होगी तो लॉन्ग टर्म में इसका इलाज जरूर होगा। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उसके लिए लाभकारी साबित होगा, लेकिन हाल फिलहाल में तुरंत से कुछ भी अच्छा हासिल नहीं होने वाला है। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, क्योंकि किसान से ही जुड़ी बातें बता रहे थे हमें संजय जी, तो कहीं ना कहीं अब जैसा कि आप इसे निराशाजनक बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ कई ऐसी अच्छी बातें हैं उसको लेकर संजय जी बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है। सेंट्रल गारंटी स्कीम है, प्राकृतिक खेती के लिए यहाँ पर सोचा जा रहा है, तो पूरी तरह से इसे किसान विरोधी बजट नहीं माना जा सकता, क्यों? जी आप ही से। जी देखिए, मेरे साथी ने जो कहा मैं काफी हद तक सहमत हूं कि देखिए कोई भी सरकार ऐसा कोई किसान विरोधी नहीं लाती, लेकिन सवाल ये उठता है आपकी प्राथमिकता पे क्या है।
अब होम्योपैथी इलाज भी बड़ा अच्छा इलाज होता है, मैं उसका भी पक्षधर हूँ। लेकिन मेरा मानना है जब आपकी खेती आईसीयू में पड़ी हुई, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो आप होम्योपैथी इलाज पे तो अभी नहीं जा सकते, दूरगामी क्या आएगा। अभी जरूरत थी कि खेती को एक बड़े पैकेज की, जिससे कि यह किसी तरह से लाभदायक हो पाए। गवर्नमेंट के डाटा कहते हैं पिछले 18 महीनों में करीबन 2 करोड़ लोगों ने खेती को छोड़ दिया है। युवा खेती की ओर आना नहीं चाहता, तो 1 अरब 70 करोड़ लोगों का पेट आप कैसे भरोगे? क्या आपके पास रणनीति है? आप केवल, आपको 5 साल के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। दूरगामी नीति खेती के लिए मैंने क्या बनाई बताइए। मैंने तो पूछा कि सर, बीमा जो बीमा का जो प्रावधान आपका है, उससे बीमा कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, किसानों की स्थिति नहीं सुधर रही है। पिछले आपके 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड कहता है हजारों 20-20 हजार करोड़ छत्तीसगढ़ से बीमा कंपनियां लेके गई, और उसके बदले में जितना उन्होंने प्रीमियम कमाया उतना भी किसानों को वापस नहीं दिया। तो इससे तो बड़ी कंपनियां ही आपके बीमा की योजना का फायदा मिल रहा है। वही हाल जीएसटी का है। मैं बार बार कहता हूं कि भाई टायर अगर हम खरीदता है किसान, तो उस पर आप 18% ले रहे हो, मशीनरियों पे ले रहे हो, तो किसान हर जगह टैक्स आपको दे रहा है। ऐसा नहीं है। ऑयल पे डीजल खरीद रहा है, हर देश में डीजल पे सब्सिडी मिलती है, अन्य देशों में, और हमारे देश में वो भी सब्सिडी नहीं है। तो मेरा कहना है कि आप, जैसे मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल है, करीब 26 जिले जो है यहाँ आदिवासी के हैं, 32 जिलों में। लेकिन आपके पास छत्तीसगढ़ के लिए कहीं एक लाइन मुझे दिखाओ। आपको आंध्र प्रदेश दिखता है, आपको बिहार दिखता है, क्योंकि बिल्कुल आंध्र प्रदेश और बिहार दिखने के पीछे कहीं ना कहीं इसे जेडीयू और टीडीपी के प्रेशर जरूर माना जा सकता है। बहरहाल चर्चा को लगातार जारी रखेंगे और इस पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे बजट से कितना फायदा, कितना नुकसान, और लोगों के लिए आखिर कितना ज्यादा सहूलियत वाला बजट है।